आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं कविता 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। और इसमें क्या है पहले आपको बता देती हूँ। कविता के बहाने कविता जो है ये हमारे कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है और बात सीधी थी पर ये हमारे कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है, कविता संग्रह से। इसमें कवि क्या बताते हैं? कवि बताते हैं कि ये जो कविता है उसको कविता के बहाने की कविता में से बताती हूँ। कवि जो है इस कविता को एक यात्रा की तरह बताते हैं कि वो यात्रा कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह से जो है अपने सफर को कर रही हैं, काल्पनिक कर रहे हैं। कवि इसमें कल्पना के माध्यम से बता रहे हैं। तो इसमें आपका जो है पहला काव्यांश आपका है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ये आपका काव्यांश है। तो फर्स्ट आपकी पंक्ति है, कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है के माध्यम से जो है कवि हमें बताना चाहते हैं कि कविता जो है वो एक कल्पना की उड़ान है। किस प्रकार की उड़ान है? कल्पना की उड़ान है चिड़िया के बहाने। और यहाँ कवि जो है कविता को चिड़िया के बहाने समझाते हुए या चिड़िया का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जो कविता की उड़ान है उसके बारे में चिड़िया क्या जानती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित है। क्या बताते हैं? वो सीमित है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, एक घर से दूसरे घर वह उड़ती रहती है। परंतु कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख लगाने, कविता के पंख लगाने के माध्यम से यहाँ कविता की उड़ान के बारे में बताया गया है कि जो कविता की उड़ान है प्यारे बच्चों, वो कविता की उड़ान यहाँ पर व्यापक है। जैसे चिड़िया की उड़ान है वो सीमित होती है, परंतु जो कविता की उड़ान है वो यहाँ पर व्यापक बताई गई है। चिड़िया क्या जाने, इस प्रकार की उड़ान जो कल्पना की उड़ान है उसके बारे में चिड़िया नहीं जानती। यहाँ पर जो है कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। तो ये आपका जो है फर्स्ट काव्यांश था। इसके साथ साथ एक बार आपको जो है इसकी किस प्रकार की भाषा है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है कविता की कल्पनाओं का वर्णन किया है, कवि ने कविता की कल्पनाओं का वर्णन किया है। दूसरा, भाषा सहज सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर एक शब्द आता है, पंक्ति आती है, चिड़िया क्या जाने। इसमें अलंकार है बच्चों, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। फिर पूरा इसमें काव्यांश में क्या है? कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता को क्या है? एक मानव की तरह दर्शाया गया है, मानवीकरण किया गया है। कविता एक उड़ान भला, इसमें जो है यहाँ पर जो है आपकी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से आपका ये जो है काव्य सौंदर्य मैंने बताया आपको। इसके बाद आपको बता देती हूँ, एक तो आपका जो है भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी काव्यांश में से। दूसरा, आपकी काव्यांश में से प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं जो आपके होते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो प्रश्न किस प्रकार से आपके बनते हैं? एक फर्स्ट प्रश्न है आपका, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का भाव बताइए। तो मैंने आपको बताया था अभी, चिड़िया को जो है उड़ते देख कवि की कल्पना, ऊंची ऊंची जो कल्पना है उनकी उड़ान लेने लगती है। कवि की जो ऊंची ऊंची कल्पनाएं हैं वो उड़ान लेने लगती हैं। वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान भरते हैं। कवि जब भी कल्पना करता है बच्चों, तो वो जो है कविता रचते हैं तो उनकी कल्पना उड़ान भरती है। वो कल्पना के द्वारा ही अपनी कविता की रचना करते हैं। नेक्स्ट है, कविता कहाँ उड़ सकती है। कविता जो है अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर, कैसे? कल्पना रूपी पंख लगाकर जो है वो मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भर सकती है और उसकी उड़ान जो है वो सीमित नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है।
तो अभी मैंने काव्यांश में भी आपको बताया था, जो कविता की उड़ान है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, जबकि चिड़िया की सीमा होती है, वो कहाँ तक उसको जाना है, कहाँ वो जाती है। और कविता की उड़ान जो है वो काल्पनिक होती है, उसकी कोई उड़ान सीमित नहीं होती है। अब आपका लास्ट है पर्सन इस काव्यांश का, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। कविता के पंख लगाकर, पंक्तियां थी ना इसमें, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो इसमें से एक पर्सन आपका बना है कि कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। तो कौन उड़ता है? कवि। कवि कल्पना रूपी पंख लगाता है और उड़ता है, ये बताया गया है। अब आपका नेक्स्ट काव्यांश है, सेकंड काव्यांश। ये तो आपका इसमें क्या है, चिड़िया के बहाने कविता को बताया गया था प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट आपका जो है वो आपका काव्यांश जो है यहाँ पर फूल से लेकर जो है, फूल को लेकर बताया गया है कि फूल से कैसे, फूल के बारे में, फूल चिड़िया के बारे में बताया था। अभी कविता की ओर फूल की कल्पना की गई है, उनके बारे में बताया गया है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिनाए मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो इसके में जो है कवि हमें जो है बताना चाहते हैं कि कविता की रचना जो है वो फूलों के बहाने हो सकती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता की रचना जो है वो फूलों के बहाने भी हो सकती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। क्या होता है कविता का खिलना, फूल नहीं जानते, क्यों फूल होते हैं वो कुछ समय के लिए खिलते हैं, परंतु कविता जो है वो जो है सीमित रहती है। उसकी जो खुशबू है, उसका जो खिलना है वो उसकी कोई वो नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहती है, वो मुरझाती नहीं, ये बताया गया है। बाहर भीतर इस घर उस घर, तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि फूल अपनी महक बिखेरता है, बाहर भीतर इस घर उस घर, हर जगह जो है फूलों की खुशबू रहती है, परंतु वह कुछ सीमित समय तक रहती है, बिना मुरझाए महकने के बाने। कवि यहाँ पर बताता है कि बिना मुरझाए महकने के माने, कुछ समय के बाद जो है फूल क्या है वो मुरझा जाते हैं, फूल क्या जाने। और कविता जो है वो कभी मुरझाती नहीं है, बिना मुरझाए महकने के माने। ये कविता के बारे में बताया है कि बिना मुरझाए वो मुरझाती नहीं है, महकती रहती है, उसकी खुशबू फैली रहती है। फूल क्या जाने, इसके बारे में फूल कुछ भी नहीं जानते हैं। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु कुछ समय के बाद क्या होता है, फूल कुछ समय के लिए खुशबू फैलाते हैं फिर मुरझा जाते हैं, परंतु कविता की जो खुशबू है, जो सुगंध है, वो हमेशा के लिए विद्यमान रहती है। तो ये आपका काव्यांश था। इसमें क्या है, कविता में विशेष इसका काव्य सौंदर्य, जो भाषा शैली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या है, कविता व फूल की तुलना की गई है इसमें, और भाषा सहज सरल और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुरझाए महकने में मैं की आवृत्ति है, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, और एक वही प्रश्न वाला पंक्ति यहाँ पर आई है, फूल क्या जाने, इसमें आपका प्रश्न अलंकार मौजूद है। अब इसमें जो है यहाँ पर जो है पूरी कविता में कौन सा रस विद्यमान है वो बता देती हूँ आपको। शांत रस यहाँ पर विद्यमान है और मुक्तक छंद है। ये आपका जो है काव्य सुंदरी है। अब आपके प्रश्न जो है सेकंड काव्यांश में से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों कहा गया है। तो कविता फूलों के बहाने खिलना है क्योंकि फूलों को देखकर क्या है, कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। जब फूल देखते हैं कवि तो उनके फूलों के माध्यम से वो कल्पना करते हैं, उनको देखकर उनका मन खुश हो जाता है, उनके मन में कविता फूलों की भांति विकसित होती जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कविता रचने और फूल खिलने में क्या समानता है। कविता का रचना और फूल का खिलना, इसमें क्या समानता है, ये पूछते हैं यहाँ पर प्रश्न। तो जिस प्रकार फूल पराग मधु व सुगंध के साथ खिलता है, पराग मधु व सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है।
जैसे मन के भावों को लेकर कविता रची जाती है, ये बताया गया है। अब आपका तीसरा प्रश्न किस प्रकार है? बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? बिना मुरझाए कविता हर जगह महकती रहती है और यह अंत काल तक सुगंध फैलाती रहती है। इसका कोई अंत नहीं है सुगंध का, ये अपनी सुगंध फैलाती रहती है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ये पंक्ति थी ना आपकी, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस पंक्ति का हास्यास्पद। तो इसका अर्थ है कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा होती है, परंतु कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता शाश्वत है, उसका महत्व जो है वो फूल से अधिक है। ये आपकी जो है कविता और फूल के माध्यम से बताया कवि ने। अब आपका नेक्स्ट काव्यांश है, बच्चे और फूल, बच्चे और कविता के माध्यम से क्या बताया है उनकी कवि जो है यहाँ पर बच्चे के बारे में बताते हैं, कविता और बच्चे के बारे में। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो फर्स्ट पंक्ति आपकी है प्यारे बच्चों, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो कवि बताते हैं कि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। कवि यहाँ पर जो है कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, जिस प्रकार बच्चे बाहर अंदर खेलते रहते हैं और एक घर से दूसरे घर जाते रहते हैं, इस प्रकार कविता भी एक घर से दूसरे घर और व्यक्तियों के अंदर बाहर अपनी कल्पना को बिखेरती रहती है। सब घर एक कर देने के माने, यहाँ पर जो है बच्चों के लिए जो है सभी घर एक समान है, ये बताया गया है कि बच्चे जो हैं कोई भेदभाव नहीं मानते, कौन अपना है कौन पराया है, उनके लिए सब घर एक समान होते हैं। बच्चा ही जाने, वह खेलते समय जो है अपने आप को भूल जाता है और बेपरवाह हो जाता है, और इस प्रकार बच्चा ही इस भावना को जानता है। बच्चे के अंदर जो है अपने पराये की भावना नहीं रहती, कविता का कोई बंधन उस पर लागू नहीं होता है। तो ये आपकी जो है बच्चों के माध्यम से बताई है कवि ने। अब है इसमें कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है, जो रचनात्मक वो कैसी फैली हुई है उसको बताया गया है। बच्चों व कविता में समानता दर्शाई गई है। जैसे बच्चे क्या हैं, कविता भी इसमें क्या बताया कि बच्चे और कविता आपस में कैसे समानता बताई है, क्योंकि बच्चे भी किसी में भेदभाव नहीं मानते, कविता भी इस तरह किसी में भेदभाव नहीं मानती, सब तक अपनी कल्पना जो है वो समान भाव से पहुंचाती है, ये बताया गया है। बच्चा ही जाने पंक्ति में बाल मन की सरलता को अभिव्यक्त किया गया है, बच्चे के मन को। इसमें बताया मैंने आपको मुक्तक छंद है, शांत रस है, और यहाँ पर जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। ये आपकी जो है यहाँ आप काव्यांश था। अब आपकी जो है प्रश्नोत्तर किस प्रकार से है इसके, कविता की क्या संज्ञा दी गई है, कविता को किसकी संज्ञा दी गई है, यहाँ पर खेल की, जो बच्चों का खेल है उसकी संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, उसी प्रकार कविता भी अपने शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है, जो काल्पनिक भाव होते हैं उनके माध्यम से मनोरंजन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, कविता और बच्चे के खेल में क्या समानता होती है। बच्चे कहीं भी कभी भी खेल खेलने लगते हैं, इसी तरह कविता कहीं भी प्रकट हो जाती है। दोनों कभी कोई बंधन नहीं स्वीकारते, दोनों में क्या है, कोई बंधन नहीं होता, ना तो कविता में ना बच्चों में। कविता भी अपने पराये का भेद नहीं जानती, और बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं। इस तरह से दोनों में समानता बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। कविता जो है एक तो सर्वव्यापक है, दूसरा खेल के समान है, बच्चों के खेल के समान बताया गया है, ये उनकी विशेषता थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है इसका, बच्चा कौन सा बहाना जानता है। बच्चा सभी घरों को एक समान करने के बहाना जानता है, सभी घरों को एक समान मानता है, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं मानता है, ये यहाँ पर जो है बताया गया है। तो ये आपकी जो है कविता थी,
कौन सी थी? कविता के बहाने। अब आपकी इसी में है पार्ट आपका है बात सीधी थी पर। इसमें जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, ये कविता संग्रह जो है कोई दूसरा नहीं से ली गई है। और इसमें बात सीधी थी पर सबसे ही पता चलता है, बात सीधी थी पर कवि ने यहाँ पर जो है कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया और वो बात कैसे उलझ गई, इस प्रकार इस कविता में वर्णन किया गया है। कविता है आपका फर्स्ट काव्यांश। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इसमें जो है कवि कुंवर नारायण जी जो है इस कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा उलझ जाती है। इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं, बात सीधी थी पर एक बार कवि कहते हैं कि वह अपने मन के भावों को सहज भाव से सहज रूप से कहना चाहते थे। कवि के क्या होते हैं, जो कल्पना होती है वो क्या होते हैं, उनके मन के अंदर के भाव होते हैं। तो वो क्या है, बात सीधी थी पर एक बार, बात तो सीधी थी, उनके मन के भाव थे जो वो सहज रूप से कहना चाहते थे, पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। परंतु जब उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया, भाषा के चक्कर में जब वो फंस गई, भाषा में उलझ गई, जरा टेढ़ी फंस गई। तो टेढ़ी फंसने का अर्थ है कि वो बुरा फंसना। कवि जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बुरी तरह से उस भाषा के जाल में फंस गए हैं। उसे पाने की कोशिश में, उसे सहज रूप देने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, भाषा के जो काव्यांश शब्द हैं उनको इधर उधर लगाया, तोड़ा मरोड़ा, उनमें उलटफेर किया, घुमाया फिराया, उनको घुमाकर इधर उधर किया कि या तो बने या फिर भाषा से चक्कर या कि बात या तो बने, बात बनना यहाँ पर जो है समानता मिले, या तो उनको समान रूप मिल जाए, सहज भाव से वो भाषा में आ जाए, या फिर भाषा से बाहर हो जाए, या भाषा के चक्कर में न उलझकर बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ इससे भाषा के साथ साथ जो भाषा थी उसके साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जो कवि के मन के भाव थे, जो कवि कहना चाहते थे, वह बात और भी पेचीदा का अर्थ है कठिन हो गई। जो बात कहना चाहते थे वह भाषा के चक्कर में और भी कठिन हो गई थी, और उसकी भाषा के साथ साथ जो कथन था, जो कहना चाहते थे, वो भी मुश्किल हो गया था। ये आपका जो है यहाँ मैंने भावार्थ प्रकट किया है आपके सामने। अब आप में इसमें किस प्रकार के काव्यांश में किस प्रकार की भाषा शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बताती हूँ। इसमें जो है कवि ने भाषा की जो जटिलता है उस पर व्यंग्य किया है, भाषा की जटिलता पर व्यंग्य किया है। दूसरा, इसमें भाषा जो है सहज सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, का मुक्तक छंद है, और इसमें एक आया है सब साथ साथ, इसमें अलंकार है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। फिर इसमें जो है कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे टेढ़ी फंसना, टेढ़ी फंसना का अर्थ होता है बुरा फंसना, पेचीदा होना कठिन होना। तो यहाँ पर ये दो मुहावरों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसमें टेढ़ी फंसना और पेचीदा होना, इस काव्यांश में दो मुहावरे भी प्रयोग में लाए गए हैं। अब आपके इस काव्यांश में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? भाषा के चक्कर का क्या तात्पर्य है? सेकंड पंक्ति में आपका है भाषा के चक्कर का तात्पर्य क्या है? भाषा के चक्कर का तात्पर्य है भाषा को जबरदस्ती अलंकृत करना, जबरदस्ती सजाना, उसको अलग अलग अलंकार लगाना, अलग अलग उनको भाषा का प्रयोग करना, अलंकृत करना। तो इस तरह से जो है भाषा को जबरदस्ती अलंकृत करना भाषा का चक्कर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कवि अपनी बात के बारे में क्या बताते हैं? कवि कहते हैं कि उसकी बात साधारण थी, परंतु वह भाषा के चक्कर में
मुश्किल हो गई, कठिन हो गई। बात तो सीधी थी, उनके भाव तो सीधे थे, परंतु वह भाषा के चक्कर में उलझ गए। नेक्स्ट पर्सन आपका थर्ड है, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया। कवि ने बात को प्रकट करने के चक्कर में भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, फलस्वरूप यह बात और भी कठिन हो गई। इतना कुछ किया कवि ने, परंतु उसके बाद भी क्या होगी, यह बात और भी मुश्किल कठिन हो गई। अब आपका नेक्स्ट पर्सन है, कवि की असफलता का क्या कारण था। कवि की असफलता का कारण क्या था। एक तो कठिन शब्दों का प्रयोग किया, भाषा को जटिल भाषा का प्रयोग किया, और दूसरा अलंकारिक बनाने की कोशिश की, उसमें अलंकारों का प्रयोग किया, तो ये भाषा और मुश्किल हो गई। इस कारण बात अपनी सहजता खो बैठती है और वह और भी अधिक कठिन हो गई है। ये आपका काव्यांश था बेटा। अब आपका नेक्स्ट काव्यांश है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इसमें जो है कवि यहाँ पर जो है बात को, अपने भावों को कहने के समानता जो है एक पेच के माध्यम से करना चाहते हैं। जैसे एक पेच होता है जिसकी चूड़ी मर जाती है तो उसको जबरदस्ती ठोका जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो उसमें जो है एक ढीलापन आ जाता है। तो इस तरह अपने भावों के बारे में बताते हैं इसके माध्यम से। तो कवि बताते हैं कि सारे मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कि जो उनकी जो है बात जो कहना चाह रहे थे वो कठिन हो गई थी, परंतु उसको समझे बिना ही कवि ने क्या किया, धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला गया। जो पेज था, कौन सा पेज है ये, बात रूपी पेज, बात का जो पेज था, जो भाव जो कहना चाहते थे उसको खोलने के बजाय, उसको समझने की बजाय उसे बेहतर कसता चला गया। बेहतर होता है बुरी तरह से कसता चला गया। अर्थात जिस प्रकार एक पेज की चूड़ी मर जाने पर उसको जबरदस्ती ठोका जाता है, इस प्रकार मैंने अपनी भाषा को जो है कठिन जटिल शब्दों को और अलंकारों को उसमें जबरदस्ती लगा दिया था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, कर्तव्य होता है चमत्कार, कर्तव्य चमत्कार पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। इस चमत्कार पर जो उन्होंने भावों को प्रकट किया था उस पर वो कह रहे हैं कि मुझे साफ कुछ सुनाई दे रहा था। क्या सुनाई दे रहा था, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन होते हैं दर्शक, जो उसकी उनको देख रहे थे, उनकी प्रशंसा, शाबाशी होती है प्रशंसा, उनकी प्रशंसा जो है मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अर्थात कवि बताते हैं कि शब्दों के प्रयोग पर दर्शक जो है उसको शाबाशी दे रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ये आपकी काव्यांश है। अब इसमें किस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है, कवि को धैर्य पूर्वक सरल भाषा में अभिव्यक्ति करनी चाहिए। सरल भाषा में अभिव्यक्ति करनी चाहिए, धैर्य पूर्वक, धैर्य धारण करके। वह शब्द यहाँ पर आए हैं, इसमें अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर पेच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बना है। पेच कसना, यहाँ दृश्य बिंब, पेच क्या हमें दिखाई देता है, यहाँ दृश्य बिंब दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो है बेत्र है, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि। ये जो है उर्दू शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। मुक्तक छंद है और यहाँ पर जो है शांत रस विद्यमान है। अब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कवि की क्या कमी थी ये बताया गया है। कवि ने अपनी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, वह अपना धैर्य खो बैठे थे, ये उनकी समस्या थी। अब दूसरा प्रश्न है इसका, पेज को खोलने के बजाय कसना, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि उसने बात को स्पष्ट किए बिना उसके विपरीत वह शब्द जाल में उसको और उलझा दिया था। थर्ड पर्सन है,
कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है, चमत्कार कहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? जो कर्तव्य जो चमत्कार किया था कवि ने, उसका क्या परिणाम हुआ? उससे जो है दर्शकों ने उसकी प्रशंसा की, दर्शकों ने उनकी प्रशंसा की, ये बताया गया है। अब आपका लास्ट काव्यांश है बेटा, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी तरह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इसमें जो है कविता में, काव्यांश में कविता की भाषा की सहजता की बात की गई है। बताया गया है कि किस तरह जो है वो भाषा के चक्कर में फंसकर किस तरह से उसका कविता का जो बात जो थी उसका प्रभाव खत्म हो गया, ये बताया गया है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि अपनी बात कहने के बारे में कहते हैं कि परिणाम वही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था, भय लग रहा था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, जैसे पेच जो है, पेच को चढ़ा रहे हैं, वो चूड़ी मर गई है, उसके बारे में बताया गया है कि जबरदस्ती शब्दों को लगाने से क्या है कि जो भाव थे वो समाप्त हो गए, अर्थात जोर जबरदस्ती से जो पेच है उसकी चूड़ी मर गई है, बात का जो प्रभाव हो वो नष्ट हो गया है। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और वह भाषा में जो मैंने भाषा प्रयोग की थी उसमें जो है अपना प्रभाव खोकर घूमने लगी, उसका प्रभाव जो है वो नष्ट हो गया था। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहते हैं हार कर मैंने उसी जगह उन शब्दों का प्रयोग कर दिया जिस तरह जो है एक पेच को ठोका जाता है। ऊपर से ठीक ठाक, वह भाषा ऊपर से तो ठीक ठाक लगती थी। कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग यहाँ पर करने लगे हैं और कहते हैं पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। अंदर से कविता के बारे में बताते हैं कि अंदर से कसाव, गहराई, जो गहराई थी, जो भाव थे, जो लोगों तक पहुंचाने थे, उनमें कोई कसाव नहीं था। न ताकत, न उसमें कोई प्रभावहीन। वह कविता जिस प्रकार एक पेच होता है उसको ठोकते हैं, उसमें ताकत नहीं रहती है, उसी प्रकार कविता के बारे में बताया है कि कविता जो है वो प्रभावहीन हो गई थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि यहाँ पर बताते हैं कि जब अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं तो बताते हैं कि उनकी बात जो है एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। जो शरारती बच्चा होता है उसकी तरह उसके साथ खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? और कवि बताते हैं कि इस प्रकार शरारती बच्चे ने जो है जब अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका तो शरारती बच्चे ने के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहजता से बरतना कभी नहीं सीखा है? क्या सहजता से कभी भाषा का प्रयोग नहीं किया है? ये बताया गया है। यहाँ पर कवि इसका काव्यांश का काव्य सौंदर्य बता देती हूँ। इसमें क्या है, कवि ने कविताओं की आडंबर पूर्ण, जो दिखावे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किए हैं, आडंबर पूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है। बात का मानवीकरण किया है, बात को एक मानव की तरह बताया है, कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह, दो हैं यहाँ पर। देखिए अलंकार बताए गए इनमें, कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जोर जबरदस्ती पसीना पोंछने में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जोर जबरदस्ती और पसीना पोंछने में आवर्ती के कारण व्यंजनों की अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी, यहाँ पर बात रूपी चूड़ी है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुक्तक छंद है, भाषा सहज सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शांत रस है।
अब जो है इसमें प्रश्न, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न इस प्रकार है। बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? रिपीट अगेन। बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं, जब हम पेच को जबरदस्ती ठोकते चले जाते हैं तो उनकी चूड़ी मर जाती है और वह घूमने लगता है। इसी प्रकार जब किसी बात में जबरदस्ती शब्द लगा दिए जाते हैं तो वह अपना प्रभाव खो देती है और शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाती है। सेकंड है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति सहज तरीके से प्रकट करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति कहना चाहते हैं वो सहज तरीके से करनी चाहिए। शब्द जाल में उलझने से बात का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। अब लास्ट प्रश्न आपका है, बात ने कवि से क्या पूछा और क्यों? तो कवि बताते हैं यहाँ पर, बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा। बात ने किसके तरह? शरारती बच्चे के समान, बात को बताया गया शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा, क्या उसने भाषा का सहज प्रयोग कभी नहीं सीखा? इसका कारण यह था कि कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की थी। तो ये आपकी कविता यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। इस कविता को अच्छी तरह समझा होगा और अब आप जो है इसको अच्छी तरह देखें, इस वीडियो को समझें और लास्ट में देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।